हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आप लोग बहुत ही बेहतर तरीके से अध्ययन भी कर रहे होंगे। और हम लोग आज इस सेशन में जीएस यानी कि सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है, जिसका हम लोग विस्तृत अध्ययन करेंगे। व्याख्यात्मक हल इसका देखेंगे। ठीक है, तो इसकी हम लोग शुरुआत करेंगे। आप लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक इस सेट को देखिएगा, प्रत्येक प्रश्न को समझेंगे और उसकी विस्तृत व्याख्या को देखेंगे। ठीक है, सामान्य अध्ययन आप लोग अंत तक बने रहिएगा जरूर। और इससे पहले आप लोग जो है सेशन को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स में। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करें हम लोग इस सेशन की। चलिए तो देखते हैं हम लोग आज के इन प्रश्नों को। आज का अपना पहला प्रश्न है और बहुत ही ध्यानपूर्वक इसका अध्ययन कीजिएगा आप लोग। चलिए, चीजें क्लियर होंगी, स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा, आवाज भी बेहतर आ रही होगी। प्रश्न पहला है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत के बाहर है। यहां आपको बताना है दी हुई नदियां और कौन सी नदी का उद्गम भारत के बाहर है। ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना या फिर नर्मदा। तो यहाँ विकल्प क्या होगा तो आप बताएंगे। ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। ठीक, अगर अब यहाँ जब ब्रह्मपुत्र की बात की गई है तो इसके ब्रह्मपुत्र के जो कुछ पॉइंट्स के बारे में हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो इसका उद्गम कहाँ से हुआ है, तो सबसे पहले बताएंगे कहाँ से हुआ है। तो तिब्बत। तिब्बत में कहाँ से, तिब्बत का जिला पड़ता है पुरंग। पुरंग जिले, पुरंग जिले के पास मानसरोवर झील। झील कौन सी है तो बताओगे मानसरोवर। मानसरोवर झील से हुआ है। ठीक है, और मानसरोवर झील अगर इसका ग्लेशियर पूछ ले, हिमनद पूछ ले, तो क्या बताओगे किस ग्लेशियर से हुआ है। तो आप लोग जानते होंगे शायद, है तो कौन सा ग्लेशियर है बताओगे, चेमा युंग दुंग। ठीक है, ये आपका ये जो है ग्लेशियर है, चेमा युंग दुंग है। ठीक है ना। फिर ये जो है देश की बात करें, देशों की बात करें तो कहाँ कहाँ बहती है, तिब्बत, चीन, भारत और क्या बताओगे बांग्लादेश। कौन कौन से देश में जाती है, तो ये 4 देशों से होकर गुजरती है। ठीक है, इसकी कुल लंबाई अगर पूछ ले आपसे, लंबाई पूछ ले तो क्या बताओगे 2900 किलोमीटर इसकी जो है कुल लंबाई हो जाएगी। ठीक है, कुल इसकी लंबाई होगी। बात समझ रहे हैं ना। अब इसके अन्य नाम की बात करें। नाम, तो तिब्बत में इसे क्या कहते हैं, नामों की बात करोगे तो तिब्बत में शांगपो। क्या कहते हैं, शांगपो। ठीक है, तिब्बत में इसे शांगपो नाम से जानते हैं। क्लियर है, किसको, ब्रह्मपुत्र को। भारत में इसे ब्रह्मपुत्र कहते हैं। भारत में ब्रह्मपुत्र, ये तो आप लोग जानते हैं। क्लियर है ना। और बांग्लादेश में इसे क्या कहते हैं, भारत में, तिब्बत में, बांग्लादेश में इसे क्या कहते हैं, तो बांग्लादेश में इसे क्या कहते हैं तो बताओगे जमुना। ठीक, जमुना कहते हैं। क्लियर है ना। एक पॉइंट और यहां लिखेंगे, पद्मा, यानी कि पद्मा किसे कहते हैं, गंगा। कहां, बांग्लादेश।
गंगा व व यमुना यानी कि ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को मेघना कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? मेघना कहते हैं। ठीक, मेघना कहते हैं। ये इतने पॉइंट इसके याद कर लीजिएगा आप लोग। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए, बाई चांस आपसे पूछा जाए गंगा का जो है उद्गम की बात की जाए, तो गंगा का उद्गम कहाँ से होता है, तो क्या बताओगे? गंगोत्री का जो गोमुख है, ठीक है, गोमुख यानी कि गंगोत्री ग्लेशियर जो है वहां एक क्षेत्र है गोमुख से निकलती है। और जिला की बात की जाए तो उत्तरकाशी। कौन सा? उत्तरकाशी। उत्तरकाशी कहाँ, तो बताओगे उत्तराखंड। ठीक है, इसका जो है उद्गम कहाँ से है? गोमुख, गंगोत्री के गोमुख से उत्तरकाशी जिला उत्तराखंड से इसका जो है होता है। ठीक है, यही अगर आपसे यमुना की बात करें, यमुना, तो यमुना का उद्गम क्या हो जाएगा? यमुना का उद्गम क्या हो जाएगा भाई, तो क्या बताओगे आप लोग? बताएं, क्या बताएंगे? उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर के बंदरपूंछ नामक स्थान से। कहां से? बंदरपूंछ स्थान से। ठीक है, ये जो है आपका यमुना का है। और नर्मदा कहां से निकलती है, तो नर्मदा कहां से निकलती है, ये कहां से बताओगे? नर्मदा का उद्गम क्या है, तो क्या बताओगे भाई? अमरकंटक की पहाड़ियां, अमरकंटक की पहाड़ियां, ठीक है, अमरकंटक की पहाड़ियां कहां, तो अनूपपुर मध्य प्रदेश। ठीक है, तो ये चीजें आपको क्लियर हुई होगी। उम्मीद करते हैं आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। चलिए आगे देखते हैं, हम लोग आगे देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, क्या देखेंगे अगले प्रश्न में? चंबल नदी किन राज्यों से होकर गुजरती है, ये अगला प्रश्न है। तो क्या बताएंगे? चंबल नदी किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो आपका विकल्प जो है यहाँ पर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चंबल नदी जो है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान से होकर गुजरती है। ठीक है, चंबल नदी। क्लियर है ना? अगर यही पूछा जाए उद्गम किसका, चंबल नदी का उद्गम चंबल नदी का उद्गम आपसे पूछा जाए तो क्या बताओगे? जाना पाओ पहाड़ियां, जाना पाओ पहाड़ी। ठीक है, महू इंदौर, महू स्थान है, और महू स्थान कहाँ पड़ता है, तो इंदौर जिला कहाँ, तो बताओगे आप? मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में। इसकी अगर लंबाई आपसे पूछी जाए तो इसकी लंबाई कितनी बताओगे? 1024 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई पूछी जाए तो बताएंगे। ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो घड़ियाल संरक्षण के लिए प्रसिद्ध, घड़ियाल संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ये बातें आप लोग याद रखें। यहाँ जो है घड़ियालों का प्रशिक्षण होता है। प्रसिद्ध शहर पूछा जाए अगर आपसे, प्रसिद्ध शहर, ठीक है, यहां लिखेंगे प्रसिद्ध शहर कौन सा है इसके किनारे, तो क्या बताओगे? भाई मेरे? कोटा। और कोटा कहां पड़ता है, तो आप सभी लोग जानते हैं, राजस्थान। ठीक है, कोटा राजस्थान। ठीक है ना, महत्वपूर्ण चीजें हैं ये। अगर यही आपसे पूछ लिया परियोजनाएं, तो परियोजनाएं कौन कौन सी इस नदी पर स्थापित हैं? परियोजनाएं, तो कौन कौन सी परियोजनाएं
जो है इस नदी पर विकसित की गई है, तो क्या बताओगे? गांधी सागर परियोजना, गांधी सागर परियोजना। दूसरी क्या बताओगे? राणा प्रताप, राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप सागर परियोजना, ठीक है ना, परियोजना। और क्या बताओगे? जवाहर सागर बांध है इसी पर, जवाहर सागर, जवाहर सागर बांध है इसी पर। और इसी पर क्या है? तो आपका कोटा, कोटा बैराज, कोटा बैराज भी इसी नदी पर बना हुआ है। ये चीजें आप लोग याद रखेंगे, ये चंबल नदी से संबंधित चीजें हैं, ठीक है, क्लियर है ना। इसका उद्गम जो है मध्य प्रदेश से होता है, और मध्य प्रदेश से होते हुए मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच ये सीमा का निर्धारण करते हुए उत्तर प्रदेश में ये एंटर करती है, और फिर उत्तर प्रदेश में ये जो है यमुना नदी में जो है मिल जाती है। तो ये यमुना नदी की जो है सहायक नदी भी है, ठीक है, यमुना नदी की ये सहायक नदी हो जाएगी। उम्मीद करते हैं आप लोगों को बेहतर समझ में आएगा। आप लोग चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। यहां देखें, अगला प्रश्न देखिए, स्वतंत्रता के बाद रियासतों को एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसके द्वारा निभाई गई? कि स्वतंत्रता के बाद जो रियासतों का एकीकरण हुआ है, क्योंकि स्वतंत्र भारत से पहले यहाँ पर बहुत सी रियासतें विद्यमान थी, मतलब रियासतें बहुत सी अनेक शक्तियां थी जो अपना छोटे छोटे क्षेत्र में लेकर अपना शासन सत्ता चला रही थी। लेकिन जब भारत आजाद हो गया तो इन सत्ताओं का, इन शक्तियों का क्या कर दिया गया? एकीकृत कर दिया गया, और उनको मिलाकर एक जो है गणराज्य स्थापित किया गया जिसे भारत कहा गया। लेकिन वहां पर जो है तो इनको एकीकृत करने का जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई किसने थी? तो क्या बताओगे? तो क्या बताओगे भाई? तो आप बताएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। विकल्प आपका ये सही हो जाएगा, ठीक है, आगे ठीक है। तो यहाँ पर जो है रियासतों का एकीकरण किया गया, किसके द्वारा किया गया है? तो आप लोग बताएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तीन ऐसी रियासतें थी, तीन ऐसी रियासतें थी जो जिनका एकीकरण उस समय ऐसे ही नहीं हो पाया था। तो कौन कौन सी रियासतें थी जिनका एकीकरण नहीं हो पाया था तुरंत? तो क्या बताओगे? एक बताओगे जम्मू कश्मीर, क्या बताओगे? J&K, जम्मू कश्मीर रियासत। दूसरी क्या बताओगे? जूनागढ़ रियासत, क्या बताओगे मेरे दोस्त? तो बताओगे जूनागढ़ रियासत। और तीसरी क्या बताओगे? तो बताओगे हैदराबाद, हैदराबाद रियासत, ठीक। तीन रियासतें थी जो कि भारत में नहीं विलय हो पाई थी, ठीक है। और टोटल अगर रियासतों की बात की जाए, कुल रियासतें आपसे पूछी जाए तो क्या बताओगे? 565 रियासतें थी उस समय। तो 565 रियासतें का जो है एकीकरण कर लिया गया था, लेकिन तीन रियासतें नहीं हो पाई थी। तो तीन रियासतें जो है, जम्मू कश्मीर का विलय कब हुआ? तो क्या बताओगे? 1947 में, 1947 में जो है जम्मू कश्मीर रियासत का जो है विलय हुआ है। और ये कैसे हुआ है? यहाँ के राजा थे हरि सिंह, हरि हरि सिंह थे, हरि सिंह नहीं, हरि नहीं, हरि सिंह, हरि सिंह के हस्ताक्षर, हस्ताक्षर के द्वारा, के द्वारा जो है विलय पत्र यहाँ लिखा गया, एक विलय पत्र लिखा गया। और उस विलय पत्र जो है यहाँ के राजा जो शासक थे हरि सिंह, उन्होंने हस्ताक्षर किया और अपनी सहमति दे दी कि हम भारत में जो है अपना विलय चाहते हैं, कर रहे हैं। और जो जूनागढ़ जो है रियासत थी, इसका एकीकरण जो है, जूनागढ़ रियासत का एकीकरण कब हुआ है? तो बताओगे 1948, 1948 में हुआ है इसका। और कब? तो फरवरी 1948 में इसका जो है एकीकरण हुआ। कैसे हुआ है? तो बताओगे जनमत संग्रह के द्वारा। कैसे हुआ? जनमत संग्रह के द्वारा, ठीक है, जनमत संग्रह के द्वारा हुआ है। और जो हैदराबाद रियासत थी, हैदराबाद जो रियासत थी, इसका जो है, इसका किस प्रकार से जो है विलय हुआ है? तो पहले तो बताओगे इसका विलय कब हुआ? तो सितंबर 1948। ये आपको अगर क्रम भी लगाया जाए तो आप लगा लीजिएगा, पहले जम्मू कश्मीर, फिर जूनागढ़, उसके बाद में सबसे अंत में जो है हैदराबाद रियासत का विलय किया गया था। कब? सितंबर 1948 में। कैसे? तो क्या बताओगे? सैन्य कार्रवाई द्वारा, सैन्य कार्रवाई, कार्रवाई
वाही द्वारा, या फिर कहें पुलिस प्रशासन बल के द्वारा। और किस ऑपरेशन के तहत, किस ऑपरेशन के तहत, तो बताओगे ऑपरेशन, ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन पोलो चलाया गया था हैदराबाद रियासत को एक में मिलाने के लिए, इसका एकीकरण करने के लिए ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। आपसे प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि हैदराबाद को किस ऑपरेशन के तहत जो है विलय किया गया, तो क्या बताओगे ऑपरेशन पोलो के तहत। कब, तो सितंबर 1948 1948 में। किस प्रकार तो सैन्य कार्रवाई के द्वारा एकमात्र जो है ये रियासत थी जिस पर सैन्य कार्रवाई की गई थी। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। ठीक है, इसीलिए इनको जो है क्या कहा जाता है, लौह पुरुष भी कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष या भारत का बिस्मार्क भी इन्हें कहा जाता है। ये चीजें आप लोग बेहतर तरीके से याद रखिएगा। ठीक है।